Hello friends, welcome back to my YouTube channel Study Career Point. I hope you all are doing well. So स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास से। तो देखिए पहला क्वेश्चन जो यहाँ पर दिया गया है, पुरातात्विदों को भारत में नवपाषाण युगीन गर्तवास कहाँ मिले हैं। देखिए जो नवपाषाण युगीन गर्तवास है वो कहाँ पर मिले हैं, ये चीज़ पूछी गई है। अब देखिए यहाँ पर जो ये सारे के सारे दिए गए हैं, चिरांद हो गया, महागढ़ा हो गया, हल्लूर हो गया, बुर्जहोम हो गया, ये चारों ही आपके क्या हैं, नवपाषाण युगीन हैं। अब इसमें जहाँ पर गर्तवास मिले हैं वो स्थान कौन सा है, तो वो है आपका बुर्जहोम। ठीक है, कौन सा हो जाएगा, बुर्जहोम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 जो है वो आप लोगों का बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए मैप लेकर के आई थी। इसमें देखिए तीनों तरीके के पुरास्थल आप लोगों को दिए गए हैं। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि पुरापाषाणिक कौन सा है, नवपाषाणिक कौन सा है और महापाषाणिक कौन सा है। ठीक है, अब देखिए नवपाषाणिक मैंने आप लोगों को ऊपर भी बता दिया। देखिए यहाँ पर भी अगर पय्यमपल्ली की हम लोग बात करें, नवपाषाणिक पुरास्थल है। हल्लूर जो है ये भी नवपाषाणिक है। इसके अलावा देखिए मैप में ऊपर चलते हैं। देखिए यहाँ पर जो आप लोगों का कोल्हीबड़ा है ये भी है, महागढ़ा ये भी आप लोगों का नवपाषाणिक है, चिरांद है ये भी नवपाषाणिक है। इसके अलावा देखिए मेहरगढ़ जो है, जो आप लोगों का सबसे पुराना माना जाता है, सबसे पुराना नवपाषाण युगीन स्थल है मेहरगढ़। ठीक है, तो ये भी आप लोगों का क्या है, नवपाषाण युगीन है। इसके अलावा देखिए पुरापाषाण की अगर हम लोग बात करें तो पुरापाषाण में कौन कौन से आ जाते हैं, जो रेड कलर का ट्रायंगल मतलब भीमबेटका आ जाएगा, हुंगसी आ जाएगा, कुन्नुल गुफाएं आ जाएंगी। ये क्या हैं, ये आप लोगों के पुरापाषाणिक स्थल हैं। ठीक है, इसके अलावा देखिए महापाषाणिक में आप लोगों से पूछ लिया जाता है तो उसमें ब्रह्मगिरी आ जाता है। ठीक है, आदिचनैलूर आ जाता है। सबसे ज़्यादा यहाँ पर जो पूछा गया है वो ब्रह्मगिरी ही पूछा गया है, जो मैंने आप लोगों को प्रीवियस के क्वेश्चन पेपर में भी कराया है। ठीक है, तो ये 2 प्लेस हैं जो किसके हैं, आप लोगों के महापाषाणिक पुरास्थल हैं। तो ये आप लोग मैप के थ्रू भी याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, निम्न में से कौन सा सही तरीके से सुमेल है। देखिए यहाँ पर आप लोगों को बताना है कि कौन सा सही तरीके से मैचिंग किया गया है। मध्य पाषाण युग को 9000 साल पहले बताया गया है। बसने की प्रक्रिया का आरंभ करीब 12000 साल पहले हुआ था। मेहरगढ़ में बस्तियों का आरंभ करीब 18000 साल पहले माना गया है। और नवपाषाण युग का आरंभ जो है वो 12000 से 10000 साल पहले के बीच का बताया गया। तो देखिए यहाँ पर जो सही तरीके से सुमेल है वो है आप लोगों का ऑप्शन नंबर 2। जो बसने की प्रक्रिया का आरंभ है वो करीब 12000 साल पहले बताया गया है। सिर्फ यही पॉइंट यहाँ पर सही तरीके से सुमेल किया गया है। इसके अलावा देखिए हम लोग बात करें मध्य पाषाण युग की, ये भी गलत है। मेहरगढ़ में बस्तियों का आरंभ ये भी गलत दिया गया है। और नवपाषाण युग का आरंभ ये भी गलत है। अब देखिए थ्योरी यहाँ पर देखते हैं। देखिए कुछ महत्वपूर्ण तिथियाँ हैं जो मैंने आप लोगों को कराई भी हुई हैं। अब देखिए यहाँ पर बसने की प्रक्रिया का जो आरंभ है वो लगभग 12000 साल पहले बिल्कुल सही दिया गया है। ठीक है, तो ये पॉइंट तो सही हो जाता है। इसके अलावा देखिए मेहरगढ़ में बस्ती का आरंभ कितना है, 8000 साल पहले। और यहाँ पर क्या दिया गया है आपका, यहाँ पर दिया गया है 18000 साल पहले। तो देखिए ये गलत हो जाता है। इसके अलावा देखिए नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण तिथियाँ आप लोगों की। मध्य पाषाण युगीन स्थल ये 12000 से 10000 साल पहले बताया जाता है। इसके अलावा नवपाषाण युग का आरंभ देखिए 10000 साल पहले बताया गया है। और जो ऊपर आप लोगों को ऑप्शन में दिया गया है वहाँ पर नवपाषाण युग का जो है वो आप लोगों का 12000 से 10000 साल पहले दिया गया है। और मध्य पाषाण युग जो है वो आप लोगों का 10000 साल पहले दिया गया है। इसलिए सारे के सारे क्या है, गलत तरीके से सुमेल हैं। सिर्फ एक ही पॉइंट यहाँ पर सही हो जाएगा, वो है बसने की प्रक्रिया का आरंभ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, दिल्ली के सुल्तानों के विषय में जानकारी के लिए तारीख का विशेष महत्व है। निम्न में से कौन सा कथन है जो तारीख के विषय में सही नहीं है। देखिए यहाँ पर नहीं नेगेटिव पूछा गया, कौन सा सही नहीं है। अब देखिए जहाँ पर नहीं आप लोगों से पूछा जाता है तो वहाँ पर आप लोगों को नेगेटिव देखना है, ये भूल नहीं जाते। क्योंकि देखिए बच्चे क्या करते हैं, सर्किल नहीं करते, कभी कभी उसमें पॉजिटिव पॉइंट बता देते हैं और नेगेटिव वहाँ पर भूल जाते हैं। इसलिए नेगेटिव को आप टिक कर लिया करें जिससे आप लोग ना भूलें। अब देखिए यहाँ पर नेगेटिव पूछा गया तो सबसे पहला पॉइंट है तारीख की भाषा अरबी है। सेकेंड है तारीख के लेखक नगरों में रहते थे। थर्ड है तारीख के लेखक अक्सर अपने इतिहास सुल्तानों के लिए उनसे ढेर सारे इकराम पाने की आशा में लिखा करते थे। इसके अलावा ये लेखक शासकों को जन्मसिद्ध अधिकार और लिंग भेद पर आधारित आदर्श समाज व्यवस्था बनाए रखने की सलाह देते थे। तो देखिए कौन सा यहाँ पर जो प्रश्न है, जो कौन सा पॉइंट है जो यहाँ पर नेगेटिव है। तो देखिए जो तारीख है, तारीख की भाषा यहाँ पर क्या दी गई है, अरबी दी गई है। तो ये यहाँ पर गलत हो जाएगा। तारीख की भाषा अरबी नहीं है। ठीक है, क्या है, अरबी नहीं है। यहाँ पर देखिए जो इसकी लैंग्वेज है वो क्या है। अब यहाँ पर नेगेटिव पूछा गया था इसलिए ये सारे पॉइंट तो आप लोगों के पॉजिटिव हैं, बिल्कुल सही दिए गए हैं तारीख के बारे में। लेकिन तारीख की जो भाषा है वो यहाँ पर गलत दी गई है। तो तारीख की जो भाषा है देखिए वो क्या है, देखिए अरबी जो भाषा है वो किसकी है, वो तारीख की है। ठीक है, किसकी है, तारीख की है।
लेकिन यहाँ पर त्वारीख पूछा गया तो जो त्वारीख है इसकी जो भाषा होती है वो होती है फ़ारसी। ठीक है, कौन सी लैंग्वेज होती है? फ़ारसी लैंग्वेज होती है। लेकिन यहाँ पर दिया गया अरबी, अरबी होती है तारीख की, इसलिए यहाँ पर जो फर्स्ट पॉइंट है ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। और गलत ही यहाँ से पूछा था, मतलब नेगेटिव पूछा था, तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 14वीं शताब्दी का एक ग्रंथ लीला तिलकम निम्न में से किस विषय पर लिखा गया? तो देखिए जो लीला तिलकम है वो किस विषय पर लिखा गया? केरल का मंदिर, रंगमंच, चेरों के राज्य कार्य निर्वहन की कला, व्याकरण और काव्यशास्त्र या फिर संगीत। तो देखिए जो लीला तिलकम है वो किससे संबंधित है? तो यहाँ पर हो जाएगा व्याकरण और काव्यशास्त्र से। ऑप्शन नंबर 3 जो हो जाएगा यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है ए और बी कथनों को पढ़ें और सही विकल्प को चुनें। पहला पॉइंट है यहाँ पर 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश लोग उस क्षेत्र को जहाँ आज का अधिकांश राजस्थान स्थित है राजपूताना कहते थे। देखिए बिल्कुल सही पॉइंट है, राजपूताना कहा जाता था। वह एक ऐसा प्रदेश था जहाँ केवल राजपूत ही रहा करते थे। देखिए ये पॉइंट गलत है, केवल राजपूत ही रहा करते थे, ये पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही हो जाएगा। ए तो सही है लेकिन बी क्या हो जाएगा? यहाँ पर गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही विकल्प का चयन करें। कथन 1 है धर्म में सामूहिक आस्था प्राय स्थानीय समुदाय या समूहों के सामाजिक और आर्थिक संगठन से संबंधित होती थी। कथन 2 है सन 700 से लेकर 1750 के बीच बड़े सामाजिक राजनीतिक परिवर्तन आए और आज जिसे हम हिंदू धर्म कहते हैं उसमें भी इसी युग के महत्वपूर्ण बदलाव आए। तो देखिए यहाँ पर कौन सा विकल्प है जो आप लोगों का सही हो जाएगा? तो देखिए दोनों ही पॉइंट बिल्कुल सही हैं कि धर्म में सामूहिक आस्था प्राय स्थानीय समुदाय और समूहों के राजनीतिक जो सामाजिक और आर्थिक संगठन है उससे संबंधित होती थी। और जो यहाँ पर देखिए जो राजनीतिक परिवर्तन आए और आज जिसे हम हिंदू धर्म कहते हैं उसमें भी इसी युग में महत्वपूर्ण बदलाव आए थे। दोनों ही पॉइंट सही हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही हो जाएगा। कथन फर्स्ट और सेकंड दोनों सही हैं और फर्स्ट सेकंड की सही व्याख्या कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कथन ए और आर को पढ़ें और सही विकल्प को चुनें। देखिए अभी कथन ए दिया गया है भारतीय व्यापार द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी ने बहुत ज़्यादा लाभ कमाया। कारण है उन्होंने भारतीय कपड़ा उद्योग को खरीदने के लिए कृषकों और जमींदारों से राजस्व इकट्ठा किया। तो देखिए दोनों ही पॉइंट यहाँ पर बिल्कुल सही है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने बहुत ज़्यादा लाभ उठाया था, भारतीय कपड़ा उद्योग को खरीदने के लिए कृषकों और जमींदारों से राजस्व इकट्ठा किया। दोनों ही पॉइंट सही हैं और आर जो है वो सही व्याख्या कर रहा है ए की, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 जो हो जाएगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है 1793 के स्थायी बंदोबस्त के विषय में निम्न में से कौन से कथन सही हैं? देखिए ए पॉइंट है राजाओं और तालुकदारों के जमींदारों के रूप में मान्यता दी गई, उन्हें किसानों से लगान वसूलने और कंपनी को राजस्व चुकाने का जिम्मा सौंपा गया, उनकी ओर से चुकाई जाने वाली राशि स्थायी रूप से तय कर दी गई थी, जमींदारों ने ज़मीन में सुधार करना शुरू कर दिया था। तो देखिए जो स्थायी बंदोबस्त है उसके बारे में यहाँ पर कौन सा कथन है जो बिल्कुल सही है? तो देखिए जमींदारों ने ज़मीन में सुधार करना शुरू कर दिया था, ये पॉइंट यहाँ पर गलत है। इसके अलावा ए, बी और सी तीनों ही पॉइंट यहाँ पर सही हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर 3 जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है आमार जिबोन नाम की पुस्तक किसी भारतीय महिला द्वारा लिखित पहली आत्मकथा है, इसकी लेखिका कौन है? तो देखिए आमार जिबोन जो है वो किसके द्वारा लिखी गई है? आशा पूर्णा देवी के द्वारा, कादम्बिनी गांगुली, रास सुंदरी देवी या फिर इंदिरा देवी चौधरानी। तो देखिए यहाँ पर कौन सा विकल्प है जो सही हो जाएगा? आमार जिबोन जिसके द्वारा लिखी गई है वो है रास सुंदरी देवी। ऑप्शन नंबर 3 जो हो जाएगा यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है हरिदास ठाकुर निम्न में से किसके नेता थे? तो देखिए जो हरिदास ठाकुर थे वो किसके नेता थे? सतनामी आंदोलन के, मथुआ पंथ के, ब्रह्म समाज के या फिर सनातन धर्म सभा के? तो देखिए यहाँ पर कौन सा विकल्प है जो सही हो जाएगा? तो हरिदास ठाकुर जो थे वो मथुआ पंथ के, देखिए मथुआ पंथ के नेता थे। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 जो है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है नीचे दिए गए कथनों ए और आर को पढ़िए। ए दिया गया है राजा राम मोहन रॉय जैसे लोगों का सुधारक की तरह वर्णन किया गया है, वे मानते थे कि अन्यायपूर्ण तौर तरीकों से छुटकारा पाना और परिवर्तन लाना ज़रूरी है। तो देखिए कौन सा विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा? तो जो राजा राम मोहन रॉय थे वो
लोग, उनका जो नाम है, जो उनका वर्णन किया जाता है वो सुधारकों में किया जाता है, समाज सुधारक थे। वे मानते थे कि अन्यायपूर्ण तौर तरीकों से छुटकारा पाना और परिवर्तन लाना बहुत ज़रूरी है। इसलिए देखिए यहाँ पर दोनों विकल्प सही हो जाते हैं और आर जो है वो सही व्याख्या कर रहा है ए की, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 जो हो जाएगा यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, निम्नलिखित कथनों ए, बी और सी को पढ़ें और उत्तर का सही विकल्प चुनें। देखिए कौन सा विकल्प जो है वो यहाँ पर सही हो जाएगा। ए पॉइंट है, जेम्स मिल ने भारत के इतिहास को प्राचीन, मध्य और आधुनिक इन 3 कालखंडों में बांटा था, जो बिल्कुल गलत दिया गया है। बी पॉइंट है, मील के विचार में अंग्रेजी शासन से पहले सारा अंधकार का दौर था। मील की राय से ब्रिटिश शासन भारत को सभ्य बना सकता था। तो देखिए यहाँ पर बी और सी पॉइंट तो बिल्कुल सही हैं, लेकिन ए पॉइंट यहाँ पर क्या है, गलत हो जाता है। इसलिए देखिए यहाँ पर जो सही विकल्प आप लोगों का है वो है ऑप्शन नंबर 2। बी और सी तो सही है, लेकिन ए क्या है, गलत है। अब देखिए यहाँ पर थ्योरी देख लेते हैं, ए क्यों गलत है। अब देखिए जो इनकी बुक थी अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, किसके द्वारा लिखी गई, जेम्स मिल के द्वारा लिखी गई ये बुक थी। ये बुक भी पूछी गई एग्जाम में, अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। इसी किताब के अंदर इन्होंने क्या किया था, इन्होंने 3 कालखंडों में बांटा था इतिहास को। कौन कौन से, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश, ये 3 कालखंड थे जिसमें इन्होंने बांटा था। ठीक है, तो ऊपर देखिए गलत दिया गया है, तो यहाँ पर देखिए हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश इनकी किताब में 3 कालखंड दिए गए हैं। इसके अलावा देखिए जो आगे के पॉइंट्स इसमें लिखे गए हैं, देखिए यहाँ पर बोला गया है कि मील की राय में ब्रिटिश शासन भारत को सभ्य की राह में ले जा सकता था। तो देखिए ये चीज़ यहाँ पर लिखी गई है। तो देखिए सारी चीज़ें थ्योरी से ही आप लोगों से पूछी जाती हैं, कुछ भी बाहर से नहीं आता, इसलिए थ्योरी को अच्छे से करिए। क्वेश्चंस आप लोग इजीली लगा लेंगे, चाहे वो कथन के थ्रू आप लोगों से पूछे जाएँ, ठीक है, चाहे मैचिंग के थ्रू पूछे जाएँ। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। केवल देखिए कथन ए यहाँ पर है, बंगाल के राष्ट्रवादी कलाकारों ने रवि वर्मा की कला का स्वागत किया। बी है, उन्होंने महसूस किया कि यह पूर्वी समाजों के सार तत्व को प्रस्तुत करता है। तो देखिए कौन सा यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा। तो देखिए बंगाल के राष्ट्रवादी कलाकारों ने रवि वर्मा की जो कला थी उसका स्वागत किया। तो देखिए दोनों ही पॉइंट यहाँ पर गलत है कि उन्होंने महसूस किया कि पूर्वी समाजों के सार तत्व को प्रस्तुत करता है, दोनों ही पॉइंट यहाँ पर गलत हैं। जब मैं आप लोगों को बंगाल का इतिहास आप लोगों को पढ़ाऊंगी हिस्ट्री की बुक में, तब देखिए आप लोगों को ये चीज़ बताऊंगी यहाँ पर डिटेल में। दोनों ही पॉइंट यहाँ पर क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। अभी देखिए यहाँ पर दोनों ही पॉइंट गलत हैं, तो ए और बी दोनों ही क्या हो जाएंगे, आपके गलत हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर 4 जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए लास्ट क्वेश्चन है ये आज की क्लास का, भारतीय योजना आयोग का गठन हेतु नीतियों की योजना बनाने के लिए हुआ था। तो देखिए कौन सी योजनाएं बनाने के लिए जो भारतीय योजना आयोग है उसका गठन हुआ था, सामाजिक विकास के लिए, लैंगिक समानता के लिए, राजनीतिक समाधान के लिए या फिर आर्थिक विकास के लिए। तो देखिए कौन सा विकल्प यहाँ पर सही है। तो जो भारतीय योजना आयोग का जो प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया है वो क्यों सेटअप किया गया था, आर्थिक विकास के लिए। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 जो हो जाएगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर सही है। बौद्ध धर्म के किस ग्रंथ में संघ के भिक्षु और भिक्षुणी के बनाए गए नियमों का संग्रह किया गया है। तो देखिए कल के नोट्स में मैंने आप लोगों को ये चीज़ कराई थी, किसमें लिखा गया है, विनय पिटक में है, सुत्त पिटक में है, या फिर अधिधम्म पिटक में है, या फिर जातक में है। तो देखिए यहाँ पर जो आप लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या है। तो कल ही मैंने आप लोगों को बताया कौन सा संग्रह है वो, उसको बोलते हैं विनय पिटक। ऑप्शन नंबर 1 जो हो जाएगा यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए थ्योरी देख लेते हैं यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर लिखा गया है, देखिए जो संघ है, संघ के अंदर मैंने आप लोगों को चीज़ कराई है, संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियम किसमें, विनय पिटक नामक ग्रंथ में मिलते हैं। ठीक है, विनय पिटक से हमें पता चलता है कि संघ में पुरुष और स्त्रियों के रहने की अलग अलग व्यवस्था थी। तो देखिए ये चीज़ किसमें लिखी गई है, विनय पिटक में लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, वह व्यक्ति क्या कहलाते हैं जो ऐतिहासिक वस्तुओं का अध्ययन करते हैं। तो देखिए उन व्यक्तियों को क्या कहते हैं जो ऐतिहासिक वस्तुओं का अध्ययन करते हैं। संग्रहपाल कहा जाता है, पुरातात्विद कहते हैं, पुरालेखपाल कहते हैं, या फिर कैलीग्राफर्स कहा जाता है। तो देखिए यहाँ पर कौन सा पॉइंट जो है वो सही हो जाएगा। तो ऐतिहासिक वस्तुओं का अध्ययन करने वालों को हम क्या कहते हैं। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा पुरातात्विद। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 जो है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, अभिकथन है, अभिकथन ए और कारण आर आपको दिया गया, सही विकल्प का चयन करना है। अभिकथन ए क्या कह रहा है, तो देखिए
चोल राजा राजेंद्र प्रथम ने अपनी राजधानी में शिव मंदिर का निर्माण करवाया और उसने पराजित शासकों से जब्त की गई उत्कृष्ट प्रतिमाओं से इसे भर दिया। राजेंद्र प्रथम का समकालीन गजनी के सुल्तान महमूद ने भारतीय उपमहाद्वीप में अपने अभियानों के दौरान पराजित राजाओं के मंदिरों के धन और मूर्तियों को लूट लिया। कारण दिया गया है, मध्ययुगीन राजनीतिक संस्कृति में ज्यादातर शासक अपने राजनीतिक बल और सैनिक सफलता का प्रदर्शन पराजित शासकों के उपासना स्थलों पर आक्रमण करके और उन्हें लूट के करते थे। तो देखिए दोनों ही पॉइंट यहाँ पर जो हैं वो बिल्कुल सही हैं। चोल जो राजवंश था वहाँ पर जो राजा राजेंद्र प्रथम थे उन्होंने जो जो कार्य यहाँ पर किए हैं, ठीक है, मंदिरों को ही अपना टारगेट बनाते थे, मंदिरों पर आक्रमण करते थे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दोनों ही पॉइंट आप लोगों के सही हो जाते हैं। और जो यहाँ पर कारण है देखिए जो आर है वो एक ही सही तरीके से व्याख्या कर रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 जो हो जाएगा यहाँ पर बिल्कुल सही आप लोगों का हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं और आर सही व्याख्या कर रहा है ए की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, मंदिर नगर के निर्माण की प्रक्रिया को क्रमानुसार लगाइए। देखिए मंदिर नगर के निर्माण की प्रक्रिया को आपको क्रम में लगाना है कि सबसे पहले कौन सी चीज़ हुई होगी, उसके बाद कौन सा क्रम आएगा, ठीक है। इस तरीके से चीज़ें आप लोगों को लगानी है। ए पॉइंट दिया गया है, तीर्थयात्री मंदिर को जाते और दान दक्षिणा दिया करते, बड़ी संख्या में पुरोहित पुजारी कामगार और व्यापारी मंदिरों के पास बसते गए, शासक मंदिरों को भूमि और धन अनुदान में देते थे, मंदिर के कर्ता धर्ता मंदिर के धन को व्यापार और साहूकारी में लगाते थे। तो देखिए सबसे पहले जो क्रम क्या होगा यहाँ पर कि सबसे पहले भूमि, देखिए भूमि होगी तभी हम मंदिरों का निर्माण करेंगे। तो यहाँ पर क्या था कि भूमि और धन अनुदान में देते थे कौन, शासक मंदिरों को बनवाने के लिए। तो देखिए यहाँ पर भूमि और धन ये वाला जो आप लोगों का पॉइंट सबसे पहले आ जाएगा, मतलब सी जो है यहाँ पर फर्स्ट हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा तो सी तो देखिए 2 ऑप्शंस में ही है, तो ये ऑप्शन तो यहाँ पर कट गए, ठीक है। अब सी के बाद कौन सा यहाँ पर विकल्प आप लोगों का आएगा, तो देखिए इसके बाद क्या होता था कि तीर्थयात्री मंदिर को जाते थे और दान दक्षिणा दिया करते थे। इसके बाद क्या, देखिए मंदिर में भूमि मिल गई, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्या हुआ, दान दक्षिणा स्टार्ट हुई, तो ए पॉइंट इसके बाद आएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या चीज़ हुई होगी, नेक्स्ट देखिए यहाँ पर क्या है, जो पुजारी और पुरोहित, देखिए बसने की प्रक्रिया बाद में हुई है, उससे पहले क्या हो गया यहाँ पर कि जो मंदिर में धन आता था, धन को व्यापार और साहूकारी में लगाते थे। तो यहाँ पर डी पॉइंट पहले आएगा और उसके बाद आएगा आप लोगों का बी पॉइंट, ठीक है। यही यहाँ पर देखिए चेंज है। लास्ट पॉइंट कौन सा होगा कि यहाँ पर मंदिरों के पास ही जो थे वो व्यापारी लोग और कामगार क्या हो गए थे, बसते चले गए थे बड़ी संख्या में। तो इसलिए ये पॉइंट आप लोगों का आखिरी होगा, उसके पहले व्यापार और साहूकारी में लगाते थे, ये पॉइंट पहले आ जाएगा। तो कौन सा विकल्प सही है, तो देखिए ऑप्शन नंबर 3 जो है वो बिल्कुल सही क्रम यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 जो है वो बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, 18वीं सदी में क्षेत्रीय संस्कृतियों के विकास के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है। ए पॉइंट है, यह स्थानीय परंपराओं और अन्य भागों के विचारों के आदान प्रदान से संपन्न हुआ, यह एक क्षेत्र में विशेष स्थानीय परंपरा है, या फिर यह सदैव राजनीतिक सीमाओं से बंधी थी। तो देखिए यहाँ पर राजनीतिक सीमाओं से तो नहीं बंधी थी, ये तो यहाँ पर बिल्कुल गलत हो जाएगा। क्षेत्रीय संस्कृतियों के विकास में दोनों पॉइंट बिल्कुल महत्वपूर्ण हो जाते हैं कि यह एक क्षेत्र में विशेष स्थानीय परंपरा है और यह स्थानीय परंपराओं और अन्य भागों के विचारों के आदान प्रदान से संपन्न हुआ। दोनों पॉइंट सही हैं, ए और बी सही है, सी पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 जो है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, कबीर ने उनके समय के औपचारिक धर्मों को चुनौती दी। कौन से धर्मों को? पुजारी वर्गों का उपहास उड़ाने के द्वारा, अभिजातों की भाषा अपनाने के द्वारा, निराकार परमेश्वर की निंदा द्वारा, या फिर धर्म विधि के माध्यम से मुक्ति का उपदेश देने के द्वारा। तो देखिए कबीर ने उनके समय के औपचारिक धर्मों को चुनौती दी, तो यहाँ पर देखिए कौन से उसको लेकर के, यहाँ तो पुजारी वर्गों का उपहास उड़ाने के द्वारा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 जो है वो बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, अंग्रेज़ों ने नील की खेती की, कहाँ पर की? तो देखिए ए पॉइंट यहाँ पर है जमैका में की थी, बी है भारत, सी है देखिए द्वीप समूह, और डी है यहाँ पर वेनेजुएला। तो देखिए यहाँ पर देखिए कौन कौन से विकल्प सही हो सकता है। फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ जिसमें ए और बी दिए गए हैं। अंग्रेज़ों ने जो नील की खेती की थी, देखिए वो किस किस जगह पर थी, तो यहाँ पर जो ए और बी विकल्प है वो आप लोगों के सही हो जाएंगे। जमैका में की थी और भारत में की थी, ए और बी विकल्प यहाँ पर सही हैं। ये दोनों ही यहाँ पर क्या हैं, गलत हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर 1 जो हो जाएगा वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आप लोगों का सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बिरसा मुंडा आंदोलन से। तो देखिए बिरसा आंदोलन के महत्वपूर्ण परिणाम थे जैसे कि, देखिए ए यहाँ पर है, औपनिवेशिक सरकार को दीकुओं से आदिवासी जमीन की सुरक्षा के नए वन कानून लाने पड़े।
बी पॉइंट है आदिवासी मुखियों को अंग्रेजी ज़मीन नियमों के अंतर्गत ज़मीन के नए मालिकाना अधिकार दे दिए गए। सी पॉइंट है आदिवासी लोगों ने औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध प्रतिरोध करने की क्षमता को दर्शाया। तो देखिए यहाँ पर कौन सा विकल्प सही है। तो देखिए महत्वपूर्ण परिणाम कितने थे, 2 परिणाम यहाँ पर आए। ठीक है, कौन से 2 परिणाम थे, तो 3 तो यहाँ पर विकल्प गलत हैं, केवल 2 ही परिणाम सही हैं। अब वो 2 परिणाम कौन कौन से, तो देखिए ए जो यहाँ पर दिया गया है कि औपनिवेशिक सरकार को दिक्कुओं से आदिवासी ज़मीन की सुरक्षा के लिए नए कानून बनाने पड़े, तो ये बिल्कुल सही यहाँ पर हो जाता है। इसके अलावा देखिए आदिवासी लोगों ने औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध प्रतिरोध करने की क्षमता को दर्शाया। तो देखिए ये पॉइंट भी यहाँ पर सही है, केवल ए और सी पॉइंट यहाँ पर सही हो जाएगा, बी पॉइंट जो है वो यहाँ पर गलत। अब देखिए वो 2 महत्वपूर्ण कौन कौन से थे, यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ थ्योरी के थ्रू। देखिए यहाँ पर दिया गया है, देखिए जो आंदोलन था 2 मायनों में महत्वपूर्ण था। कौन कौन से 2 इसमें यहाँ पर महत्वपूर्ण मायने थे, तो पहला देखिए यहाँ पर दिया गया है, इसने औपनिवेशिक सरकार को ऐसे कानून लागू करने के लिए मजबूर किया जिसके ज़रिए दिक्कू लोग आदिवासियों की ज़मीन पर आसानी से कब्जा न कर सकें। सेकंड कौन सा था, देखिए दूसरा जो यहाँ पर दिया गया है, इसने एक बार फिर जता दिया कि अन्याय का विरोध करने और औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध अपने गुस्से को अभिव्यक्त करने में आदिवासी सक्षम है। ठीक है, तो देखिए ये यहाँ पर क्या था, यहाँ पर ये 2 महत्वपूर्ण यहाँ पर बदलाव थे, महत्वपूर्ण चीज़ें थी, 2 ही थे, तो इसलिए यहाँ पर देखिए 2 ही आंसर सही हैं, जो बी पॉइंट है वो यहाँ पर गलत हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। और देखिए ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है, सफ़ेद झंडा जो था वो क्या था, विरसा राज का प्रतीक है। देखिए विरसा राज का प्रतीक कौन सा है, सफ़ेद झंडा यहाँ पर कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, शिक्षा के माध्यम पर महात्मा गांधी के विचार के संदर्भ में कथन ए और बी को पढ़ें और सही उत्तर को चुनें। ए पॉइंट दिया गया है, गांधी की दृढ़ मान्यता थी कि शिक्षा केवल भारतीय भाषाओं में ही दी जानी चाहिए। बी पॉइंट है, अंग्रेजी में शिक्षा भारतीयों को अपने ही भूमि पर अजनबी बना रही थी। तो देखिए दोनों ही पॉइंट यहाँ पर बिल्कुल सही हैं। जो औपनिवेशिक शिक्षा थी वो क्या थी, जो अंग्रेजी शिक्षा हम लोग पढ़ रहे थे वो क्या थी, भारतीयों को अपनी ही भूमि पर क्या कर रही थी, अजनबी बना रही। दोनों ही पॉइंट जो है वो गांधी जी के द्वारा कहे गए हैं। और देखिए यहाँ पर जो सही विकल्प आप लोगों का हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, क्योंकि यहाँ पर बी जो है वो ए की सही व्याख्या कर रहा है। थ्योरी देख लेते हैं। तो देखिए औपनिवेशिक शिक्षा यहाँ पर बोला गया था रविन्द्रनाथ टैगोर और गांधी जी के द्वारा कि अंग्रेजी शिक्षा ने हमें क्या कर दिया है, गुलाम बना दिया गया है। महात्मा गांधी का कहना था कि औपनिवेशिक शिक्षा ने भारतीयों के मस्तिष्क में हीनता का बोध पैदा कर दिया है। इसके प्रभाव में आकर यहाँ के लोग पश्चिमी सभ्यता को श्रेष्ठ मानने लगे और अपनी संस्कृति के प्रति उनका गौरव भाव नष्ट हो गया है। अब देखिए यहाँ पर इन्होंने बोल दिया, देखिए यहाँ पर इन्होंने बोला कि महात्मा गांधी ने कहा कि इस शिक्षा में विष भरा या पापपूर्ण है, इसने भारतीयों को दास बना दिया है। ठीक है, अब यहाँ देखिए यहाँ पर देखिएगा, इन्होंने बोला है महात्मा गांधी की दृढ़ मान्यता थी कि शिक्षा केवल भारतीय भाषाओं में ही दी जानी चाहिए। उनके मुताबिक अंग्रेजी में दी जा रही शिक्षा भारतीयों को अपाहिज बना देती है। उसने उन्हें अपने सामाजिक परिवेश से काट दिया है और उन्हें अपनी ही भूमि पर अजनबी बना दिया है। तो देखिए जो भी पॉइंट्स बोले गए थे इनके द्वारा, देखिए वो जो भी पॉइंट्स बोले गए थे इन्होंने, देखिए ये जो दृढ़ मान्यता यहाँ पर ली थी वो आप लोगों को कथन के थ्रू दे दी गई है। यहाँ पर दोनों ही कथन आप लोगों के क्या हैं, बिल्कुल सही हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, हेनरी डेरोजियो निम्न में से कौन से सुधार आंदोलन के नेता थे। तो देखिए हेनरी डेरोजियो जो थे वो किसके सुधार आंदोलन के नेता थे, तो यहाँ पर स्वाभिमान आंदोलन है, अलीगढ़ आंदोलन है, यंग बंगाल आंदोलन है और सिंह सभा आंदोलन है। तो देखिए यहाँ पर जो सही आंसर आप लोगों का हो जाएगा वो हो जाएगा यंग बंगाल आंदोलन। यंग बंगाल आंदोलन के सुधार आंदोलन के नेता थे ये। अब देखिए यहाँ पर और भी आंदोलन थे, वो मैं आप लोगों को साथ साथ बता देती हूँ। देखिए सबसे पहले यहाँ पर पूछा जाता है ब्रह्म समाज, तो ब्रह्म समाज की स्थापना 1830 में हुई थी। ठीक है, इसके अलावा देखिए नेक्स्ट जो है वो क्या है, देखिए डोरोजियो कौन थे, यंग बंगाल। देखिए यंग बंगाल मूवमेंट जो था उसके जो थे यहाँ पर कौन थे, अब देखिए एक कलकत्ता में अध्यापक थे, उन्होंने अपने विद्यार्थियों को आमूल परिवर्तनकारी विचारों से अवगत कराया और उन्हें तमाम तरह की सत्ता पर सवाल खड़ा करने के लिए प्रोत्साहित किया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पर दिया गया रामकृष्ण मिशन, ये भी पूछा जाता है किनके द्वारा, रामकृष्ण मिशन विवेकानंद है। रामकृष्ण मिशन का नाम स्वामी विवेकानंद के गुरु रामकृष्ण परमहंस के नाम पर रख दिया गया था। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो यहाँ पर दिया गया है वो है प्रार्थना समाज। देखिए प्रार्थना समाज 1867 में बंबई में स्थापित प्रार्थना समाज ने जातीय बंधनों को खत्म करने और बाल विवाह के उन्मूलन के प्रयास किया था। नेक्स्ट जो है देखिए यहाँ पर वेद समाज, मद्रास में वेद समाज की स्थापना हुई। इसके अलावा अलीगढ़ आंदोलन, सैयद अहमद खां जिसके
प्रवर्तक थे। तो यहाँ पर देखिए ये जो आंदोलन थे ये आप लोगों से कथन के थ्रू भी पूछ लिए जाते हैं, आप लोगों से मैचिंग के थ्रू भी पूछ लिए जा सकते हैं। तो ये सारे के सारे जितने भी आंदोलन थे वो मैंने आप लोगों को बता दिए। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, देखिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों को पढ़ें और उपयुक्त विकल्प को चुनें। ए पॉइंट दिया गया है 1919 में गांधी जी ने अंग्रेजों द्वारा हाल ही में पारित किए गए रॉलेट कानून के खिलाफ सत्याग्रह का आह्वान किया। बी पॉइंट है, पर मोहम्मद अली जिन्ना ने रॉलेट कानून का समर्थन किया। अब देखिए जो मोहम्मद अली जिन्ना थे उन्होंने गांधी जी की तरह ही रॉलेट सत्याग्रह जो था, जो रॉलेट कानून था उसका क्या किया था, यहाँ पर इन्होंने विरोध किया था, समर्थन नहीं किया था। तो ये पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा, केवल ए ही यहाँ पर सही है, परंतु बी क्या है, गलत है। इसलिए ऑप्शन नंबर 1 जो हो जाएगा यहाँ पर सही हो जाएगा। देखिए थ्योरी में देख लेते हैं। तो देखिए 1990 में गांधी जी ने अंग्रेजों द्वारा हाल ही में पारित किए गए रॉलेट कानून के खिलाफ सत्याग्रह का आह्वान किया था। देखिए फर्स्ट पॉइंट तो आप लोगों को यहाँ पर मिल गया। 1919 में गांधी जी ने अंग्रेजों द्वारा जो पारित किए गए रॉलेट कानून था उसका आह्वान किया था। इसके अलावा देखिए नीचे यहाँ पर चीज़ दी गई है, देखिए महात्मा गांधी, मोहम्मद अली जिन्ना और अन्य नेताओं का मानना था कि सरकार के पास लोगों की बुनियादी स्वतंत्रताओं पर अंकुश लगाने का कोई अधिकार नहीं है। उन्हें इस कानून को शैतान का करतूत और निरंकुशवादी बताया था। तो देखिए यहाँ पर ये समर्थक नहीं थे बल्कि क्या थे, इस सत्याग्रह के विरुद्ध थे और यहाँ पर समर्थन बताया गया, इसलिए सेकेंड पॉइंट गलत हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गरम दल के नेताओं के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। नेगेटिव यहाँ पर पूछा गया है आप लोगों से, कौन सा नहीं होगा। अब देखिए उन्होंने नरम दल की यह कहकर आलोचना की कि वे नरम दल प्रार्थना की राजनीति करते हैं। तो देखिए बिल्कुल सही है। उन्होंने आत्मनिर्भरता और रचनात्मक कार्य के महत्व पर जोर दिया, ये पॉइंट भी यहाँ पर बिल्कुल सही है। वे सोचते थे कि अंग्रेज स्वतंत्रता और न्याय का आदर करते हैं। वे मानते थे कि लोगों को अपने स्वराज के लिए अवश्य लड़ना चाहिए, ये पॉइंट भी बिल्कुल सही है। अब देखिए यहाँ पर कौन सा कथन नेगेटिव पूछा गया था, तो नेगेटिव कौन सा हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर 3। इसलिए ऑप्शन नंबर 3 जो हो जाएगा यहाँ पर सही हो जाएगा। अगर आपसे पूछा गया होता कौन सा कथन सही है तो ये तीनों आप लोगों के सही होते इसके अकॉर्डिंग, लेकिन यहाँ पर नेगेटिव पूछा गया था तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, स्वतंत्रता के बाद पड़ोसी देशों जैसे पाकिस्तान और श्रीलंका के विपरीत भारत ने भाषाई समस्याओं को बड़ी सावधानी से संभाला। उपयुक्त कथन को निम्न में से कौन सा सही ठहराते हैं। अब देखिए कौन सा यहाँ पर सही ठहराता है, भारतीय सरकार ने सभी क्षेत्रीय भाषाओं को इज्जत दी, बिल्कुल सही है। क्षेत्रीय भाषाओं को समृद्ध होने की आज़ादी दी गई, ये भी बिल्कुल सही है। हिंदी को अन्य क्षेत्रीय भाषाओं पर थोपा नहीं गया, ये भी बिल्कुल सही है। सरकार भाषाओं संबंधी समस्याओं से बचने का प्रयास करती रही। देखिए यहाँ पर बचाव का कोई बात नहीं हुई थी कि भाषाओं से बचने का प्रयास सरकार कर रही थी, तो ये पॉइंट यहाँ पर गलत है। इसके अलावा तीनों ही विकल्प यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर 3 जो है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है देखिए आज की क्लास का। देखिए सन 1927 में BR अम्बेडकर ने मंदिर प्रवेश आंदोलन किया क्योंकि जातिवादी समाज द्वारा अछूत कहे जाने वाले लोगों को मंदिर में प्रवेश की अनुमति नहीं थी। वह पहले ही बौद्ध बन गए और चाहते थे कि बौद्ध धर्म को हिंदूवाद के एक घटक के रूप में माना जाए। सी पॉइंट है, वह चाहते थे कि हिंदू समाज समानता के सिद्धांत पर पुनर्गठित हो। तो देखिए यहाँ पर कौन सा विकल्प जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो जो मंदिर प्रवेश आंदोलन था BR अम्बेडकर जी के द्वारा चलाया गया था, इसके कॉन्टेक्स्ट में तीनों ही पॉइंट देखिए यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाता है। विकल्प नंबर 4 जो है वो बिल्कुल सही होगा। A, B और C तीनों ही पॉइंट जो है वो बिल्कुल सही हैं। ठीक है, तो देखिए आज की क्लास जो है वो हम लोग यहीं पर कंप्लीट करते हैं। आई होप आप लोगों को चीज़ें समझ आई होंगी। अगर आप लोगों को मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। सारी वीडियोस देखते रहिए, NCERT के नोट्स भी पढ़ते रहिए और साथ साथ क्वेश्चंस भी लगाते रहिए। काफ़ी हेल्प होगी आप लोगों के आने वाले एग्जाम में। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पर कंप्लीट करते हैं। थैंक यू।